हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अराइज जूनियर ऑन। अरे यार, ये क्या चिपक गया मेरे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अराइज जूनियर ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हमने क्लास 7th में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो उस चैप्टर में हमने पहले वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स को पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट सेल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तुम लोगों ने कभी सोचा है कि जो ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी कैसे बनी हुई है, इनकी बॉडी किस चीज से मिलके बनी हुई है। इनकी जो बॉडी है ना, ये छोटे छोटे यूनिट से बनी हुई है, लाखों करोड़ों 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 यूनिट से मिलके बनी हुई है। इन्हीं यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये जो सेल है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए ऐसे ही बहुत सारे सेल्स की जरूरत होती है। तो आज हम इसमें सेल के बारे में पढ़ेंगे। The bodies of living organism are made up of tiny units called cells। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है ना, वो टाइनी छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है, और इन्हीं यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो सेल्स है ना, उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, वो नेकेड आइज से विजिबल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि हम अपनी खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। उन्हें इसीलिए उनको देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। जैसे देखो, इसमें दो टाइप्स आते हैं। एक तो आता है मल्टी सेलुलर, और दूसरा होता है यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर किसे बोलते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है। एंड यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर जैसे प्लांट हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सब क्या है? ये सब मल्टी सेलुलर है। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जो जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है, उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane। जो सेल है ना, वो एक आउटर बाउंड्री से कवर्ड होता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। बहुत सारे सेल्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल होता है ना, ब्रेन ऑफ सेल होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर सेल नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है ना। तो जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और जिसके अंदर होता है, लाइक सेल, दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होता है? ऐसे सेल्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ब्रेन ऑफ द सेल नहीं होता है। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब देखो, जैसे सेल किससे सराउंडेड था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से, वैसे ही न्यूक्लियस किससे सराउंडेड होता है? साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो हमने सेल के बारे में क्या क्या पढ़ा? सेल किससे बना होता, सेल क्या होता है? जो हमारे बॉडीज होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वो कैसे बनी होती है? छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है, जिसको हम सेल बोलते हैं। सेल को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, ये विजिबल नेकेड आई से विजिबल नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। फिर द सेल इज enclosed by a
थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल है वो एक आउटर मेम्ब्रेन बाउंड्री से कवर्ड होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बहुत सारे सेल्स के पास एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, और बहुत सारे सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अब देखो, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस किससे सराउंडेड होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, उसे सराउंडेड होता है। तो ये था सेल के बारे में। अब देखो, ये है एक सिंपल डायग्राम ऑफ सेल। ये क्या है? सेल का एक डायग्राम है। अब देखो, ये जो आउटर वाली कवरिंग है ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना? ये सेल है। और ये देखो, ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मींस इट इज द ब्रेन ऑफ सेल। और ये जो बीच में इसके ये सब दिख रहा है ना, ये सब्सटेंस ऐसे कुछ, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। तो ये था सेल का एक सिंपल सा डायग्राम। इसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर बाउंड्री है, सेल की आउटर बाउंड्री, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक स्फेरिकली स्ट्रक्चर सेंटर में लोकेटेड एक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। और ये जो न्यूक्लियस के सराउंडेड ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ये था सेल का एक बहुत सिंपल सा डायग्राम। अब देखो, हमने सेल के बारे में पढ़ा, अब हम सेल के पार्ट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये क्या था? जो सेल की आउटर बाउंड्री थी, है ना? तो ये क्या करता है? द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये क्या करता है? ये सेल को एक दूसरे से सेपरेट करता है। जैसे हमारी बॉडी क्या है? बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है ना, ऐसे हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है। तो ये जो आउटर वाली बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है? ये एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करता है ना? इट इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये क्या होता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, ये पोरस होता है, इसमें पोर्स होते हैं। जैसे छलनी होती है ना, छलनी, उसमें पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स क्या करते हैं? ये मटेरियल्स और सब्सटेंस को इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब ये क्या होता है? इट इज लिविंग इलास्टिक सेलेक्टिवली परमेबल। ये क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, इलास्टिक मतलब इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? ये हर मटेरियल्स को आउटवर्ड और इनवर्ड जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ये कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही अंदर और बाहर ले जाने को अलाउ करते हैं। मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कोई भी पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, तो इट इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंस, दैट इज लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड क्या है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, और प्रोटीन से। अब देखो, प्रेजेंट इन प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियल सेल्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरियल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल का आउटर बाउंड्री होती है, जो क्या करता है? एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करता है। यहाँ पे है ना बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ये क्या करेगा? एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करेगा, है ना? ये पोरस होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करता है। लाइक अंदर से बाहर कोई चीज जा रही है या बाहर से अंदर आ रही है, तो उसको जाने में ये अलाउ करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है। ये कैसा होता है? लिविंग होता है, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल होता है, सेलेक्टिवली परमेबल। ये सारे सब्सटेंस को अलाउ नहीं करेगा। इट अलाउज सम सेलेक्टेड मटेरियल्स मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये किससे बने हुए हैं? लिपिड और प्रोटीन से बने हुए हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में, एनिमल में, बैक्टीरियल सेल में, सब में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ पे प्लांट सेल का एक डायग्राम दिया है ना? क्या है? ये है सेल वॉल। ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है? ये सेल वॉल है ना? फिर उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? आउटर वाला, ये है सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। फिर उसके बाद ये पेरिक्सोसोम है, ये राइबोसोम्स है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल।
फिर उसके बाद ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, दिस इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। फिर ये क्या है, ये जो ब्लू कलर का सारा जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है ना, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। फिर उसके बाद ये क्या, ये जो बड़ा वाला ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, वॉक्यूल है, वॉक्यूल है। फिर उसके बाद ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज गोल्जी अपैरेटस एंड दीज आर गोल्जी वेसल्स। फिर उसके बाद ये क्या है, ये जो सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस। ये क्या है, दिस इज अ ब्रेन ऑफ सेल। फिर उसके बाद ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे सेल के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये तो सेल है और ये जो इसके पार्ट्स है इसको हम क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। तो ये था प्लांट सेल का एक डायग्राम और ये उसके पार्ट्स। इसमें सबसे मेन पार्ट इसका न्यूक्लियस है जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम्स है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या है, दिस इज ब्रेन ऑफ सेल। तो ये कैसा होता है, दिस इज जनरली स्फेरिकल। इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। लोकेशन ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इन प्लांट्स, पेरिफेरी इन एनिमल, सेंटर ऑफ द सेल। देखो प्लांट सेल में ये कहाँ पे होगा, आउटर एज पे होगा। पेरिफेरी मतलब आउटर एज, किनारे पे लोकेटेड होगा, है ना, किनारे पे लोकेटेड होगा। और एनिमल्स में सेल के सेंटर में लोकेटेड होगा। न्यूक्लियस जनरली स्फेरिकल शेप का होता है। इसका लोकेशन प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग है। प्लांट में ये आउटर एज किनारे पे लोकेटेड होगा और एनिमल सेल में ये सेंटर पे लोकेटेड होगा। इट acts as control center of the activities of the cell। ये क्या करता है, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन न्यूक्लियस की एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इसीलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। जैसे सेल के पार्ट्स पढ़े थे वैसे ही न्यूक्लियस के भी पार्ट्स होते हैं। तो पहला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल का क्या था, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या था, उसका आउटर कवरिंग था। वैसे ही न्यूक्लियस का पहला पार्ट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी इसकी आउटर कवरिंग है। देखो ये डबल लेयर्ड होता है, यहाँ पे ये देख रहे हो ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डबल लेयर्ड है ना। यहाँ पे देखो ये डबल लेयर्ड है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड नहीं होता, वो डबल लेयर्ड होता है। सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसके इसके अगल बगल तो क्या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, वो जेली लाइक सब्सटेंस। तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को separate करना। It is also porous and allow the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus। अब देखो सेल मेम्ब्रेन भी पोरस था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है, पोरस है, इसमें भी पोर्स है। ये क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी सब्सटेंस है उसको अंदर बाहर करने में अलाउ करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ये डबल लेयर्ड है। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करता है, ये पोरस होता है। और क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल्स हैं उनके मूवमेंट को अलाउ करता है। तो ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। फिर इसका दूसरा पार्ट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, दूसरा पार्ट है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर ये सब जो ब्लू कलर के फ्लूइड्स प्रेजेंट है ना, ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये जो ब्लू कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट है, जेली लाइक लिपिड्स, और इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। फिर क्रोमेटिन मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस का क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल्स। ये किससे बना होता है, मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए मींस डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना था, लिपिड और प्रोटीन से बना था। तो क्रोमेटिन किससे बना है, ये डीएनए और प्रोटीन से बना है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना तुम्हें स्काई ब्लू कलर का, ये क्या है, ये क्रोमेटिन है। ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्रोमेटिन है। ये किससे बना है, ये डीएनए और प्रोटीन से बना है।
हाईली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियोप्लास्ट। ये जो ब्लू कलर का था ये क्या था, न्यूक्लियोप्लास्ट था, और इसी के अंदर ये प्रेजेंट है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और हाईली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स। अब देखो, जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटिन क्या करते हैं, ये छोटे और मोटे होके क्रोमोसोम्स बना लेते हैं ना। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, एट शेप का, है ना, ये क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो ये छोटे और मोटे हो जाते हैं और अपने आप को क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अब देखो, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करते हैं, है ना, और ये जीन्स क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं, और ये जीन्स क्या करते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर को बच्चों तक, जो बेबीज होते हैं ना, उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो देखो, क्रोमेटिन्स क्या होते हैं, जो क्रोमेटिन होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कॉइल्ड होता है ना, बहुत ही उलझा हुआ। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियो प्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल्स क्या, बहुत छोटे और मोटे होके अपने आप को क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखो, ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करते हैं और अब कैरेक्टर्स को पेरेंट से बच्चों के में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। ये जनरली स्फेरिकल शेप्ड का होता है और प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्लांट सेल में ये आउटर एज पे प्रेजेंट होगा, और एनिमल सेल में ये सेंटर में, सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा। इट एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुम्हारे बॉडी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी, तो सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस है, तो उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। अब देखो, न्यूक्लियस के पार्ट्स, न्यूक्लियस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा न्यूक्लियोप्लास्ट, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, क्रोमेटिन पढ़ा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है। यहाँ पे जैसे देखा तुम लोगों ने, डबल लेयर्ड है। क्या है, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, ये भी पोरस होता है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी मटेरियल्स का ट्रांसफर हो रहा है उनके मूवमेंट को ये अलाउ करता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या था, ये फ्लूइड था जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमेटिन, ये किससे बना था, डीएनए और प्रोटीन से बना था। इसका स्ट्रक्चर हाईली कॉइल्ड था, और ये कहाँ था, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था। सेल डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, क्रोमेटिन जो होते हैं वो बहुत ही छोटे और मोटे हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं और कैरेक्टर्स को अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, लाइक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, मतलब जो बेबीज होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, साइटोप्लाज्म। जो हमारा सबसे थर्ड वाला पार्ट था सेल का, वो क्या था, साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये क्या था, एक जेली लाइक सब्सटेंस था जो कहाँ पे प्रेजेंट था, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट था। और इसी साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, है ना। ये क्या था, ये सेल मेम्ब्रेन था और ये न्यूक्लियस था। और ये जो ये सारा ब्लू वाला पार्ट है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक सब्सटेंस। और इसी में क्या है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जो सेल के पार्ट्स हैं, है ना, उसी को हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो अभी समझ में आया ना, सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज की क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा और सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब आगे की क्लास में हम इसके आगे के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ना। आगे वाली क्लास में हम आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।